बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम आपकी सेहत के लिए ख्याल रखते हुए किसी न किसी ऐसे विशेषज्ञ को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं जो अपने अनुभवों का लाभ आप तक पहुंचाता है। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि इस बार स्किन डिसीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा के बारे में आपसे हमने जो सवाल आमंत्रित किए थे वो सवाल भी हम तक पहुंच चुके हैं। उनका जवाब देने के लिए जो हमारे स्टूडियो में डॉक्टर हैं, डॉक्टर डिम्पल राज पुरोहित। डॉक्टर डिम्पल राज पुरोहित मित्तल हॉस्पिटल के अंदर सीनियर स्किन विशेषज्ञ हैं और इनके अनुभवों का लाभ हम लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। आप स्किन डिजीज़ में भी विशेषज्ञ हैं और सौंदर्य विशेषज्ञ भी माने जाते हैं क्योंकि आपने इसका फेलोशिप कर रखी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो मैं आपके चिकित्सा सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके अंदर देश के अगर 80% अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा जो रोगी हैं वो चर्म रोग के होते हैं। चर्म रोग हर व्यक्ति को बचपन से ही शुरू हो जाता है और वो उसका पीछा करता रहता है पूरे जीवन के अंदर। आपने चर्म रोग को कैसे समझा और इस यात्रा में आप कैसे शामिल हुए? देखो, ऐसा है कि पहले से कोई ये फील्ड डिसाइड तो नहीं करता, पर जैसे कि मैं मुंबई से, मेरा ब्रॉटअप मुंबई में हुआ है, मेरी बर्थ यहाँ राजस्थान की थी, तो पढ़ाई लिखाई सब मुंबई से ही की, तो पापा वगैरह बिजनेस वहीं से था। तो वैसे तो हम मेरा कोई बैकग्राउंड मेडिकोस का है नहीं। तो सबसे पहले तो यही एम था कि भाई पहले डॉक्टरी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही मेन था, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। तो लेडीज़ के लिए पापा कहते थे कि डॉक्टर ज़्यादा सेफ रहता है और थोड़ा अच्छा पद भी रहता है, तो डॉक्टर की तरफ थोड़ा मेरा रुझान पहले से ही था। फिर एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, तो एमबीबीएस मैंने वहाँ से जेजे से की, ग्रांट मेडिकल कॉलेज से। तो वहीं पर ही इंटर्नशिप के दौरान थोड़ा मेरे को स्किन के रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्ट आता था कि मैं चलो आगे जाके स्किन का ही लो, कुछ तो डर्मेट के रिगार्डिंग कर सकूं। फिर उसके बाद इंटर्नशिप के बाद जैसे हमारे पीजी की प्रिपरेशंस होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो उसमें सिलेक्शन हो गया और फिर मैंने नायर से पीजी पास आउट कर ली मुंबई से। तो धीरे धीरे फिर इसमें और इंटरेस्ट बढ़ा। फिर जैसे जैसे पढ़ाई की तो लगा अच्छा इसमें और कर सकते हैं, तो मैंने फेलोशिप भी की आगे जाके। और प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेशेंट को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखती थी। तो फिर आगे जाके हमने इसी में आगे फेलोशिप करके फिर मैं मित्तल में राजस्थान की तरफ आ गए। तो अब दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो बड़ा जो पब्लिक को की जानकारी के लिए मैं लेना चाहता हूँ कि बॉम्बे एक ऐसा समुद्र के किनारे बना हुआ जिसके अंदर गर्मी भी है, मौसम के परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और जो उसके ज्वार भाटे हैं वो भी आते रहते हैं और वो मौसम को इफेक्टेड भी करते हैं और उससे आदमी का शरीर भी इफेक्टेड होता है। तो वो शरीर का जो रोग है, जो चर्म रोग है, वो वहाँ बॉम्बे में बहुत अधिक होते हैं। तो वहाँ और राजस्थान के अंदर जब आप आए तो दोनों के चर्म रोगों में अंतर क्या क्या है? जी बिल्कुल। पहले तो इन्वायरमेंटल चेंज काफ़ी है, अपने यहाँ का वेदर काफ़ी ड्राई है और ये बॉम्बे का वेदर काफ़ी ह्यूमिड है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, ऑब्वियसली समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो जो बॉम्बे में मैंने ज़्यादा स्किन की डिसीजेज जो मैंने देखी है, जिसको ट्रीट किया है, वो उसमें मैक्सिमम नंबर फंगल इन्फेक्शन आता है अलग अलग प्रकार के, जो डैंड्रफ से लेकर नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन। और यही राजस्थान की तरफ ये तकलीफ़ें थोड़ी कम है। और यहाँ पे जो डिसीज़ ज़्यादा दिखने में मिली है वो है यूवी लाइट, यानी सनलाइट इंड्यूस, धूप की किरणों से जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सन बर्न हो गया है या फिर धूप के एलर्जी जिनको कह सकते हैं, या चेहरे में दाने हो जाना, खुजली ज़्यादा आना, वो अपने राजस्थान वाले लोगों को ज़्यादा महसूस हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चर्म रोगों का मतलब आजकल क्या है कि चर्म रोग गर्मियों के मौसम के अंदर, खासतौर से सर्दियों में अलग किस्म से होता है, लेकिन गर्मियों में तो चर्म रोग बढ़ता है। तो राजस्थान के मौसम को देखते हुए चर्म रोग क्यों बढ़ते हैं और उसके कारण क्या होते हैं? राजस्थान में जैसे सर्दी वाला मौसम जैसे आप ले लो तो अपने यहाँ पे एक्सट्रीम, अजमेर का ही वेदर ले लो तो एक्सट्रीम सर्दी और एक्सट्रीम गर्मी देखने को मिलती है। सर्दियों में अपने यहाँ पे ज़्यादा मौसम ड्राइनेस ज़्यादा करती है, इसके लिए अपने को डिसीज़ ज़्यादा जो मिलती है वो एक्जिमा, सोरियासिस, ये सारे ओवरलैपिंग जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। या फिर बच्चों में ये कह लो कि इचिंग प्रॉब्लम, प्लूराइटिस, अटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक वाले कंडीशन, ये सर्दी में ज़्यादा देखे जाते हैं। और एक्सट्रीम गर्मी में ये भी कह सकते हो कि जिसको हम सन बर्न कह लो या फिर एकदम चमड़ी सनलाइट से उलझ जाती है, वो वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। या फिर घमौरिया जो अपने यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल, घमौरिया उत्तर प्रदेश में इसको अलाई बोलते हैं। अलाई बोलते हैं, तो अलाई ज़्यादा होती है।
चर्म रोग कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं? चर्म रोग बहुत तरीके के होते हैं। जैसे अगर चर्म रोग में सिर्फ स्किन के साथ साथ हेयर प्रॉब्लम भी आती है, नेल डिसऑर्डर्स भी आते हैं, और स्किन में भी अलग अलग पार्ट, जैसे स्किन अपने बॉडी का बड़ा पार्ट है तो उसमें एक्ने से लेकर बाकी सारे डिसीजेस, कुछ तो चर्म रोग ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें अंदर की अंदरूनी जो इन्फेक्शन का स्किन में रिफ्लेक्शन दिखता है जी, तो वो भी एक चीज़ है। जैसे किडनी का अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो उसमें स्किन में आपके रिफ्लेक्शन दिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि चर्म रोग सिर्फ स्किन से रिलेटेड ही है, कभी कभी उसको अपन को एक अलर्ट साइन लेके देखना पड़ता है जी। उससे रिलेटेड कुछ अंदरूनी बीमारियां भी देखने को मिलती है। तो ये स्वच्छता का जो अभाव है उसकी वजह से चर्म रोग ज़्यादा होते हैं या पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं? दोनों में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं। अलग अलग तरीके की बीमारी दिखेगी। अगर आप स्वच्छता नहीं रखोगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या और भी अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस दिखेंगे। और अगर आप न्यूट्रिशियस जो खान पान में नहीं लोगे तो आपको दूसरे प्रॉब्लम होगी, जैसे हेयर फॉल प्रॉब्लम, ये एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स में आ जाती है। या फिर अलग स्किन का जो मैच्योरिटी लेवल है, स्किन का जो हाइड्रेशन लेवल है वो डाउन हो जाएगा जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जो पब्लिक सबसे ज़्यादा जो सवाल जिस हमारे अजमेर में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि बच्चों के कील मुहासे, ये कील मुहासे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा या बच्ची की उम्र में जैसे ही बच्चा आता है तो कील मुहासे होते हैं और वो इसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक भी होता है और उसको बड़ा इरिटेशन होता है कि हाँ मेरे कील मुहासे हो रहे हैं। जैसे ही कील मुहासे लड़की के शुरू होंगे वो अपने माँ बापों को कहेंगे कि भाई हमारे कील मुहासों का इलाज कराओ। तो इसमें एक तो होते क्यों हैं, इसके लिए सावधानियां क्या क्या हैं और इसका इलाज क्या क्या है? जी बिल्कुल। पहले तो कील मुहासे ऐसे हम देखा जाए तो सारे एज ग्रुप में कॉमन है, बट जनरली ये यंग मेल और फीमेल दोनों को इक्वल टेंडेंसी है जी। और मेन इसका रीज़न है कि अगर सबसे कॉमन कंडीशन जिसके पीछे ये होते हैं तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस का एक रोल होता है। एक हार्मोन जो दोनों में पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम एंड्रोजन लेवल, तो मेल में अधिक मात्रा में होता है। तो कई बार मेल में जो ये कील मुहासे वो इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, बट फीमेल में भी इक्वल लेवल में ये मिलते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस वन रीज़न हो गया। सेकेंड, अगर जो आप कॉस्मेटिक जो आजकल ओवर द काउंटर लड़कियां परचेस करके लगा लेते हैं फेस पे, वो सूट नहीं करता कईयों को, तो उसके कारण भी कील मुहासों की टेंडेंसी बढ़ जाती है। खाने पीने का तो कहीं खाने पीने का भी रोल है, जिसमें अपन जैसे आज आप स्वीट इंटेक ज़्यादा ले लो, या फिर बाहर का ट्रांस फैट जो डाइट है, ट्रांस फैट या कॉम्प्लेक्स शुगर जो लेते हैं अपन, उसके कारण भी कील मुहासों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और ट्रीटमेंट वाइज तो अपन ये कह सकते हैं कि उसका जल्द से जल्द जब शुरुआत होती है तो आप अपने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से विजिट करके उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट लोगे तो उसके इन्फेक्शंस का रेट नहीं बढ़ेगा जी जी। और कॉम्प्लिकेशंस जैसे उससे होने वाले पिगमेंटेशन न ठहरे या खड्डे नहीं ठहरे कील मुहासे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोशल इम्पैक्ट इसका काफ़ी गहरा पड़ता है लड़कियों में खास। बिल्कुल, नो डाउट। हमारे तो क्या है डॉक्टर साहब, क्या है कि जब आप मेरे पहली बार कील मुहासे हुए थे तो मैंने मेरे फादर से कहा कि ये मेरे क्या हो रहा है, ये स्किन डिजीज़ हो रही है। तो उनका बेटा तेरा उम्र है, जब तेरी उम्र में हम थे तो हमारे भी हुए थे। तो मतलब हमारे भी हुए थे, यानी कि ये सदियों से चली आ रही बीमारी है जो चली आती है, लेकिन फिर भी लक्षण तो इसके साफ नज़र आते हैं कि हमारी स्किन के अंदर वो नज़र आते हैं, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो आपने जैसे बताया कि निशान पड़े रह जाते हैं, और वो ख़ासतौर से लड़कियों के अगर इस तरह से निशान पड़े रह जाएं तो वो थोड़ा सा अजीब सा ही होता है। हाँ। तो इससे सावधान रहने के लिए क्या कहेंगे? जैसे कील मुहासे किसी लड़की के हो गए, हाँ। तो उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे एक तो मैं ही बता देता हूँ आपको, आप तो डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी आपको मैं सलाह देता हूँ, आप ये ज़रूर बताना। मैं ये कहूँगा आपसे कि अगर इसको नोचे नहीं, इसमें से जो पस निकाल लेते हैं या जो भी कुछ होता है वो ना निकालें। तो अब बताइएगा आप क्या क्या। सबसे पहली सावधानी तो एक, आपके बालों में डैंड्रफ नहीं रहना चाहिए। तो पहले तो डैंड्रफ है कि नहीं पहले उसको देखिए, ठीक है। सेकेंड, डाइट, आपने जैसे अपन ने बात की अपनी डाइट इंप्रूव करिए, वाटर हाइड्रेशन रखिए। थर्ड, अगर आपका कील मुहासे के साथ साथ हार्मोनल इश्यूज जैसे कि पीरियड्स के अगर इरेगुलरिटी है तो आप अपने गायनेक को भी विजिट दीजिए। कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस के कारण उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, अच्छा, क्रॉनिक चलता रहता है। फिर लोग फेडअप हो जाते, इरिटेट हो जाते कि ये ट्रीटमेंट कहाँ तक ले। तो हार्मोन जैसे ही बैलेंस हो जाएगा ये अपने आप स्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो वो चीज़ होगी। और फोर्थ है कि आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जो ट्रीटमेंट ले रहे हो वो
स्पेसिफाइड डिग्री डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, ना कि जैसे कहीं पर भी अपन जाके दिखा लेते हैं या ओवर द काउंटर आप मेडिसिन लाके परचेज करके लगा लो। लोग बाग मोस्टली तो क्या करते हैं डॉक्टर साहब कि है ना, या तो मतलब दो तरह से होते हैं, या तो कोई फिजिशियन के पास जाएंगे और उसी पर एतबार करके कि यार जो लिख दो, नहीं, और वो भी फिर भी सही लिखेगा। ये तो मेडिकल कॉलेज मेडिकल स्टोर से ले आते हैं लोग, मेडिकल स्टोर से जो दवाई लेते हो वो गलत होती है कई बार। इसमें से सबसे कॉमन जो मेरे प्रैक्टिस में आए कि लोग स्टीरॉइड लगा लेते हैं। तो स्टीरॉइड से इनिशियली तो वो सारे दब जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर लोगों को लगेगा यही एक रामबाण इलाज हो गया इनके लिए, फिर वो खुद तो लगाएंगे, अपने साथीदारों को भी दे देंगे। तो बाद में जैसे ही वो सब चीजें छोड़ेंगे तो वो जितना रोग से था वो बहुत फ्लेयर अप कर जाएगा, और वो जो डैमेज होगा वो एक तरह से परमानेंट डैमेज की तरफ चला जाता है, फिर उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो मित्रों, आपने देखा, आपने सुना कि कितनी सावधानी बरतनी है। अगर आपके बच्चे के कील मुहासे हो रहे हैं तो आप अरे गहरे डॉक्टर्स के लिए हकीमों के पास न जाएं और किसी विशेषज्ञ के पास जाएं जो चर्म रोग विशेषज्ञ जिसने डिग्री ली हुई हो, और कम से कम और कुछ नहीं तो मेडिकल स्टोर से दवा लेने की जो प्रचलन है और हमारा जो शौक और परंपरा है इसको आप बंद करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसको ठीक करने के लिए लें लंबे समय के अंदर वह आपके लिए सर दर्द साबित हो जाए और आपके लिए परमानेंट वो रोग बन जाए। एक रोग और है डॉक्टर साहब, वो राजस्थान के अंदर भी बहुत ज़्यादा है और अजमेर में तो बहुत ही ज़्यादा है, वो है एक्जिमा। मोस्टली जितने सवाल आए हैं उसमें बहुत सारे सवाल हैं कि हम एक्जिमा से ग्रस्त हैं। तो एक्जिमा क्यों होता है, इसका क्या इलाज है और इसकी क्या सावधानियाँ हैं? पहली बात तो एक्जिमा बहुत ही कॉमन कंडीशन है जी। ये हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी, एडल्ट में भी होते हैं और उम्रदार लोगों में भी दिखाई देते हैं। अब जो बच्चों में होते हैं उसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस के रूप में भी कह सकते हैं। ये एक्जिमा एलर्जी के साथ जुड़ा हुआ मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको कोई कांटेक्ट एलर्जी हो रही है, इनमें बच्चों में स्किन में एक जो प्रोटीन या लिपिड की कमी कह सकते हो, उसकी कमी के कारण ये आ जाते हैं। तो इसमें एक्जिमा बाय बर्थ या बर्थ के कुछ महीने बाद थोड़े थोड़ी मात्रा में दिखते हैं, और यही बच्चे बड़े होकर थोड़ा एक्जिमा के ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, एक्जिमा का शिकार उनमें ज़्यादा होता है। और जो हम एडल्ट में एक्जिमा देखते हैं वो जनरली कॉन्टैक्ट से होते हैं, जैसे आपने कुछ मेटल का पहन लिया, वो आपको सूट नहीं किया, तो वहाँ पे भी एक कॉन्टैक्ट एलर्जिक एक्जिमा हो जाएगा, जिसको मोस्टली होता है। ये आप बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैंने देखा मेरे फील्ड में, जैसे ये जो कड़े पहनते हैं, जो अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी है या फिर बेल्ट नेकलेस है, हाँ, खासकर जो वेस्ट बेल्ट पहनते हैं जेंट्स लोग, उस लाइन में भी एक्जिमा पकड़ में ही नहीं आता है कि वो क्यों हो रहा है। बहुत सही बात। वो एक चीज का एक्जिमा। राजस्थान के अंदर क्या है कि जो आभूषण पहनने का महिलाओं में शौक है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो कभी कभी हाथी दांत की दिखने वाली, हाथी दांत तो कहाँ से लाएंगे, हाथी दांत जैसी दिखने वाली वो कचकड़े की प्लास्टिक की वो है ना पहन लेते हैं, उससे फिर बाद में उनको एक्जिमा होता है, एलर्जी होती है, उससे हो जाती है। जो नेकलेस नकली खासकर जो सूट नहीं करते, कई बार निकल या ब्रॉन्ज सूट नहीं करता है लोगों को, वो पहनने से होता है। और बुजुर्गों में हम देखते हैं खासकर ड्राई वेदर, तो आजकल ये एक और ट्रेंड हो गया कि एक्जिमा हो रहा है, लोगों को लगता है ये डर्ट है, यानी कि ये धूल मिट्टी है, जो साफ करने की और डेटॉल और साबुन से वो रोजाना उसका इस्तेमाल करने से भी और टेंडेंसी बढ़ जाती है। ये भी होता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, ये मतलब किसी ने सवाल नहीं पूछा, ये तो मेरी जिज्ञासा तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कई बार ऐसा होता है कि चोट लगने के बाद में जो वो चोट ठीक हो जाती है वो एक्जिमा में तब्दील हो जाती है। आपने जो सॉल्यूशन लगाया, मलहम लगाया, उससे वो भारी जख्म है, जैसे दुर्घटना में कोई एक्सीडेंट हुआ उसका, उसके बाद में वो स्किन बहुत पतली सी हो जाती है और उसके बाद में वो एक्जिमा में तब्दील हो जाती है। तब होती है जब मान लो आज कोई फ्रैक्चर पेशेंट आया, मेरे पास आए थे ऐसे पेशेंट, फ्रैक्चर है, नॉन हीलिंग वुंड है, यानी कि वहाँ का जख्म भर नहीं रहा है। अब वहाँ जनरली ये तो ट्रीटमेंट होता है कि वहाँ पट्टी बांध दो, यानी कि वहाँ ड्रेसिंग करो रेगुलरली, और वही ड्रेसिंग हम पेशेंट को भी बोलते हैं कि आप हर अल्टरनेट डे ड्रेसिंग करो। तो जो ड्रेसिंग की जो पट्टी होती है, जो कई बार उससे एलर्जी हो जाती है पेशेंट को, तो आजू बाजू में जो एक्जिमा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है वो आफ्टर द वुंड हीलिंग वो चालू और कंटिन्यूस रहता है। वो परमानेंट नहीं है बेसिकली, वो ट्रीटेबल है, बट वो भी एक कॉन्टैक्ट एलर्जी के फॉर्म में एक्जिमा है। अच्छा, एक जो ज़्यादा पूछा गया है एक सवाल ये है कि ये जो जिस तरीके से आदमी की स्किन बदलती है या औरतों की स्किन बदलती है, उसका कलर बदलता है, वाइट रंग का हो जाता है। मैं नहीं समझता उसको क्या रोग कहते हैं, जिसमें वो सूर्यमुखी कहते हैं हम लोग आम भाषा में कि ये भाई सूर्यमुखी हो गए, उसकी स्किन का कलर बदल गया और वाइट हो गया, अंग्रेजों जैसा होने लग जाते हैं। विटिलिगो, हाँ आप विटिलिगो कह रहे हो? हाँ वही जी। तो वो क्या रोग है? वो भी चर्म रोग है? वो ऑटोइम्यून कंडीशन है। अच्छा, ओके। वो ना ही एक्जिमा में नहीं आता है, वो एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, यानी ये कोई इन्फेक्शन नहीं है और ना ही ये ट्रांसमिटेबल है।
यानी एक दूसरे को नहीं फैल। सबसे बड़ा यहाँ पे एक स्टिग्मा है कि विटिलिगो पेशेंट के पास नहीं जाना है। ये गलत है। विटिलिगो ना ही स्प्रेडेबल है। और अच्छा, ये हेरिडिटरी भी नहीं होता? ये हेरिडिटरी है, बिल्कुल है। हेरिडिटरी, ये हेरिडिटरी है। आपके फैमिली में या आपके हिरार्की में फादर साइड या मदर साइड में आपको चेक करना है। ना केवल विटिलिगो, जैसे विटिलिगो से लेने देने वाले जो भी ऑटोइम्यून कंडीशन है वो हेरिडिटरी है। जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा यानी कि बाल झड़ना, वो हेरिडिटरी है। तो आपको इन सब को इंटर रिलेट करके ही अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और एक और, विटिलिगो को ट्रीटेबल है, ये एक मैं कहना चाहती हूँ, ये सबसे बड़ी है। लेकिन मैंने तो आज तक कभी ऐसा रोगी नहीं देखा जो एक बार अगर शुरू हो जाए, किसी के होंठ सफ़ेद होने शुरू हो गए, हाथ शुरू होने लगे, ठीक होते हुए मैंने देखा ही नहीं किसी को। नहीं, ये एक्सटेंट पे डिपेंड करता है। जैसे आपके अगर मेरे 2 बच्चे आते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, 3-4 बॉडी पे विटिलिगो है ना, मैं ये नहीं कहूँगी पूरे बॉडी पे स्प्रेड हो गया, बट जब इनिशियल स्टेज पे जब वो आते हैं उसी टाइम अगर ट्रीटमेंट लेते, पेरेंट्स इतने सावधान रहते तो वो नहीं बढ़ते हैं। पर आप जब उसको पूरा बढ़ जाता है, जैसे हाथ पैर मोर देन आपके 50% बॉडी इन्वॉल्वमेंट होता है, तब उसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। प्लस इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो आप एल्डरली हो, यानी आपके साथ साथ विटिलिगो के साथ आपको डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, तो हम रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि आपको दवाइयाँ कितने दिन तक दे। तो इस केस में थोड़ा ट्रीटमेंट उसका थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि ट्रीटेबल बिल्कुल है वो। लेकिन फिर भी एक चीज़ और है कि इस मामले के अंदर मैं आपसे भी जानकारी करना चाहूँगा कि ये जो रोग होता है, उस रोग के बाद में आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर 50 और ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको इस रोग का कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो दवाइयाँ बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप सावधान रहना चाहिए क्या? किस तरह से आप कैसे लेते हैं? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी अपने सारे व्यूअर्स को कि आप स्किन के रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो, सबसे पहले अपने डर्मेट से डिस्कस करिए। अगर आप डर्मेट से नहीं डिस्कस कर सकते तो आजकल गूगल पे भी कई सारे साइट्स होते हैं जो आपको नॉलेज देते हैं। ट्रीटमेंट मत लो, बट आप जानकारी सब रखो, बट एटलीस्ट जब आप अपने लिए आप चालू करो तो एटलीस्ट उसके लिए कंफर्मेशन और डर्मेट से डिस्कस करने के बाद ही चालू करिए। एक्जिमा दिखने वाला कोई दूसरा रोग भी होता है क्या? कोई ऐसा कि दिखता तो एक्जिमा जैसा लेकिन रोग दूसरा होता है? एक्जिमा जैसे हमने कहा डैंड्रफ की बात की, तो डैंड्रफ बॉडी पे भी होते हैं, ये आपने सुना, पहली बार शायद सुन रहे हो। मैं तो पहली बार कहते हैं डैंड्रफ से बालों में होते नहीं, डैंड्रफ वाली बीमारी बॉडी पे भी होती है, जिसको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। अब वो लक्षण डैंड्रफ जैसे वाइट रेड पैच हो जाते हैं, खुजली मचती है, सूजन हो जाती है चेहरे पे, खासकर स्किन सूख जाती है। और उसको जरा ऐसे करो तो उसमें वो आपको चेहरे से कुछ निकलता है, वो आपको चेहरे पे, वो आपको अपर पार्ट पे, बॉडी पे वहाँ दिखेंगे। तो वो वैसी बीमारी, सोरियासिस एक कंडीशन है, वो एक्जिमा जैसी दिखती है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम, वो एक्जिमा जैसी दिखती है। अब एक और ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसको हम कहते हैं धूप की एलर्जी। धूप की एलर्जी में इस गाल कहते, लोग कहते हैं हम धूप में जाते तो हमारे गाल रेड हो जाते हैं और वहाँ पे ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं, तो वो भी एक एक्जिमा जैसे दिखने वाली प्रॉब्लम। लेप्रेसी आपने सुना होगा, बहुत बड़ा रोग है। लेप्रेसी भी कई बार एक्जिमा जैसे दिखती है, जो बॉडी के पैचेस होते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं। स्किन डिजीज सबसे जैसे दिखने वाले पार्ट्स जो है ना, उनसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो न दिखने वाले या ढके रहने वाले पार्ट्स हैं उनमें ज़्यादा होता है स्किन डिजीज। इसकी वजह राइट है ये, क्योंकि अब जो चीज़ दिख रही है वो तो दिख रही है और आदमी उसको छुपाता भी है। आदमी दिखाने में भी शर्म करता है, खासतौर से लड़कियां तो अपने जो रोग है जब तक पूरी तरीके से बढ़ नहीं जाता है वो तब तक, और जब असर आने लगता है दूसरी बॉडी के पार्ट पे, तब जाकर दिखाने को तैयार होती हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं तो ये चाहूँगा कि आप कभी भी ऐसा कोई महसूस करें तो शर्माएं नहीं, अपने विशेषज्ञ डॉक्टर जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं उन लोगों के पास जाएं। और अगर लड़कियां अगर ये सोचती हैं कि भाई वो लड़की हैं, वो पुरुषों को डॉक्टर को दिखाने में, तो महिला विशेषज्ञ जैसे बैठी हुई हैं, तो ऐसे जो डिम्पल जी बैठी हुई हैं, इन ऐसे डॉक्टरों के पास आप जाकर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं ये और भी जानना चाह रहा था कि खान पान से और या उपचार से, खान पान भी ज़रूरी है, उपचार भी ज़रूरी है, दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं, तो अब किस तरीके से आप इसमें कॉम्बिनेशन रखती हैं? डिपेंड करता है आपको कौन सी कंडीशन है। पहली चीज़ तो जैसे अगर ऑटोइम्यून कंडीशन है तो मैं ये कहूँगी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, खान पान, बट सबसे ज़रूरी है स्ट्रेस। आपको वो कंडीशन का पता होना चाहिए कि वो क्या है। स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है आज के टाइम पे। लोग गूगल पे ही अपनी कंडीशन को डाल देते हैं और उसमें बहुत सारे डीडीज निकलते हैं। सबसे पहले लोग, अरे ये तो कैंसर तो नहीं है, अरे ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। पेरेंट्स इतने वरी रहते हैं, तो स्ट्रेस फैक्टर उसको एलिवेट ही करेगा।
बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। तो चिंताएं भी मतलब चर्म रोग से बहुत रिलेटेड है। तो स्ट्रेस एक कम करना है। उसके बाद ज़रूर खान पान में तो आजकल हर कोई बहुत ध्यान देता ही है, वो तो कुछ है ही नहीं, वो घर पे भी सब देखते ही है। बट दवाइयों के रूप में ऐसा है कि आपको दवाई कितनी लेनी है, ऐसा एक डॉक्टर को अगर आप दिखा रहे हो तो एटलीस्ट उसका ट्रीटमेंट पूरा लीजिए। कई बार पेशेंट ये कि एक डॉक्टर को 15 दिन की दवाई ले ली, फिर दूसरे को दिखा लिया, उसकी 15 दिन की ले ली, तीसरे को दिखा दिया, उसकी 15 दिन की ले ली, मतलब वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट ही कंटिन्यू नहीं करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। एक रोग जो सबसे ज़्यादा है, बालों का झड़ना और उसका बालों का रंग को बदलने में जो अपन कलरिंग करते हैं, जो जिस तरीके से, तो वो एक रोग बहुत तगड़ा है। और अजमेर में मोस्टली, अजमेर में क्या, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आदमी अपने बालों को रंगने का तो शौक। आजकल तो ये है कि लोग है ना सफ़ेद रंग की जगह लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, जैसे कैसे कैसे बालों के रंग डाई लगाने लग जाते हैं। तो डाई लगाने से जो रोग होते हैं, उन रोगों के बारे में थोड़ा सा बताएं। यस, सबसे पहले डाई से एक कॉमन कंडीशन जो मेरे प्रैक्टिस में मुझे आई है वो है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसको मैं कह सकती हूँ। यानी वो डाई से जहाँ लगाई है और उसके इर्द गिर्द वाला एरिया, वहाँ पे एलर्जी हो जाती है। हाँ जी। और कई बार तो वो इतनी सीवियर होती है कि वो आपका पूरा चेहरा, पूरी गर्दन कवर कर लेती है जी। और ये रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, ये विद इन 1-2 डेज या किसी किसी कंडीशन में विद इन 1 वीक यानी 7 दिन के अंदर देखने को मिल जाता है जी। तो ये सबसे कॉमन कंडीशन एलर्जी के बाद दिखती है। और ये लोकल जो ओवर द काउंटर डाई लेके परचेज करके जो लगाते हैं उनमें मिलती है। तो मेडिकेटेड डाई भी आती है आजकल, वो आप हमेशा, मैं तो कह रही कोई भी डाई आप लगाओ, आप एक AST टेस्ट के बाद ही लगाओ, यानी वो डाई की एक एलर्जी टेस्टिंग होती है जी। उसको लगाने के बाद, उसको टेस्ट करने के बाद ही आप इसको इस्तेमाल में लीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक और रोग है जो मस्सा, स्किन के ऊपर एक ऐसे छोटे छोटे से जैसे मुस होते हैं और छोटे छोटे से वो ऐसे हो जाते हैं स्किन के ऊपर, दाने उभरे हुए दाने होते हैं और कई बार तो वो बहुत बड़े भी हो जाते हैं और उनको फिर इलाज करने के लिए वो ऑपरेट भी कराना पड़ता है। तो ये क्या है? देखो, उसमें बहुत सारे नाम अलग दे रखे हैं। कुछ मसे इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं जिसको हम वॉट्स कहते हैं, है ना, या वेरिकोस वल्गैरिस या कॉमन वॉट्स कहते हैं। अलग अलग जगह पे भी हो जाते हैं। हाँ, जैसे हाथों में होते हैं, चेहरे पे होते हैं, बट और कुछ उभरे हुए होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं जी। फ्लैट होते हैं बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब फ्लैट लोग कई बार तो ऐसा होता है कि वो फैल जाता है, उसके बाद इलाज के लिए आते हैं जी। मेल में ज़्यादातर मैंने ये बियर्ड एरिया पे देखा है, तो वो स्प्रेडिबिलिटी बहुत फास्ट है, उसका इलाज भी ज़रूरी है। और ये वायरल इन्फेक्शन है, ये अपने आप नहीं ठीक होने वाला है, इसमें आपकी इम्यूनिटी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लस आपका वर्क प्रोफाइल कैसा है। एक सवाल सबसे बड़ा, स्टेरॉइड्स जो बीमारी, मतलब जो बीमारी के लिए इलाज में स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो स्किन के लिए वो कितना ख़तरनाक होता है या कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है, और कितना ज़रूरी होता है, किस तरीके से आप लेते हैं? देखो, मैं ये एक ही चीज़ कहूँगी कि स्टेरॉइड्स का यूज़ आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के ही लीजिए जी। स्टेरॉइड्स एक रामबाण इलाज भी है और स्टीरॉयड एक घातक, कहते हैं ना, 2 धारी तलवार, एक उस तरीके का है। अगर आप उसको सही इस्तेमाल में लोगे तो आपका अच्छा भी हो जाता है कंडीशन, पर आप उसको एक्सेसिवली यूज़ करोगे तो वो डिटोरिएट भी हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। चलिए, अब अंतिम सवाल आपसे डॉक्टर पूछना चाहूँगा, वो ये है, बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है वो उम्र से भी ताल्लुक़ रखती है, कई बार हेरिडिटी से भी ताल्लुक़ रखती है, कई बार अपने मौसम और उन परिस्थितियों से भी। आप इसको किस तरह से लेती हैं और क्या सलाह देंगी आप दर्शकों को कि आपके अगर बाल झड़ते हैं तो आप उनको क्या उपाय सुझाएंगे? देखो, सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कितने बाल झड़ना नॉर्मल में आते हैं। अगर आप, मैं तो एक अंदाज से बता रही हूँ, जैसे कोई काउंट नहीं करेगा बाल कितने झड़ रहे हैं, बट अगर 100 से ज़्यादा बाल आपके झड़ रहे हो या 50 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हो जो आपके रूटीन में नहीं झड़ रहे हो और एकाएक झड़ने लगे हो, तो आप उसको सिग्निफिकेंट मानो, यानी कि उसके लिए आप उससे परेशान हो। दूसरा, अगर बाल झड़ रहे हैं तो उसको लीनियंट यानी इग्नोर नहीं करो, आप उसका इलाज लो। इलाज में कई बार डेफिशिएंसी यानी न्यूट्रिशनल फूड वैल्यू जो हमने कहा था वो भी एक फैक्टर होता है, तो आप अपने डेफिशिएंसी चेक करवाइए। हार्मोनल इश्यूज बहुत पाया गया है, लोगों को पता ही नहीं होता है थायराइड है उनको, तो थायराइड की जांच करवा के उसका ट्रीटमेंट लीजिए। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ये भी एक रीज़न है जी। कुछ एक तकलीफ़ ऐसी होती है कि जैसे आप बीमार रहे हो, आपको मलेरिया डेंगू हो रखा है, उसके जैसे आप रिकवर हो जाते हो तो उसके बाद नेचुरली आपके 3 महीने बाद वो बाल झड़ते हैं जो नॉर्मल रिकवर हो जाते हैं, तो ये भी एक कंडीशन होता है। उसमें कुछ आपके सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, आपके नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखा के आप ले सकते हो जी। और डैंड्रफ एक और रीज़न है बाल झड़ने का जी। तो दोस्तों, आपने देखा
डॉक्टर डिम्पल राजपुरोहित ने आपकी स्किन से जुड़ी हुई सारी बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया, उपाय बताए, सावधानियां बताई, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात बताई वो ये है कि आप यदि किसी भी स्किन डिजीज से ग्रस्त हैं तो आप घबराएं नहीं और नीम हकीमों से बचें। मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई ले आने से काम नहीं चलेगा, दूसरे तरीके के डॉक्टर्स फिजिशियंस के पास जाने से काम नहीं। चर्म रोग है तो चर्म रोग विशेषज्ञ ही उसकी व्यवस्थाओं को संभाल पाएगा। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। इसी तरीके से हम आपका लाभ उठाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।